चाहिए। आइए समझते हैं ना। कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, मतलब बनाता है कंपनी ना। कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। मतलब जितना यह बिजनेस कंपनी खिलौने निर्माण कर रहे हैं ना, उसको किस में घटाने से प्राप्त होता है? 55 में से घटाने से प्राप्त होता है। कह रहा है कि किसी एक दिन का कुल निर्माण दे दिया है 750, तो एक्चुअल में कुल एक दिन का निर्माण कितना दे दिया है? 750 निर्माण लागत है, बल्कि खिलौने नहीं है। एक दिन में जितने खिलौने बना रहे हैं ना, उसका कितना खर्चा हो रहा है? कह रहा है कि 750। कह रहा है हम जानना चाहेंगे कि निर्माण लागत खिलौनों की संख्या कितनी है ना, ज्ञात करिए। तो आइए हम एक चीज मान लेते हैं ना, समझिए क्या मानते हैं। लिखिए, माना, देखिए ध्यान से, हल में लिखेंगे माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या हमने क्या मान लिया बाबू? एक्स। एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या हमने क्या मान लिया? एक्स। जब निर्मित संख्या मान लिया तो हम कहेंगे 55 में से घटा के लिख देंगे तो हमारा निकल जाएगा कितना पैसे में है। अर्थात क्या लिखेंगे? अर्थात खिलौनों की क्या लिखेंगे? खिलौनों की निर्माण लागत, निर्माण लागत, लागत का रहा है कि उस दिन मैन्युफैक्चर किए गए खिलौनों की संख्या में से किसको घटा देना है? इसको घटा देना, इसमें से घटा देना है ना। तो क्या करेंगे? लागत 55 में से क्या करना है? इस संख्या को घटा के लिखना है। दो चीज हमें प्राप्त हो गया। अतः बाबू मूल्य क्या हो जाएगा? अतः उस दिन कुल निर्माण लागत, अतः उस दिन कुल निर्माण लागत, निर्माण लागत कितना होगी? निर्माण लागत निकालने के लिए निर्माण की संख्या और पैसे का गुणनफल निकाल देंगे, लागत हमें निकल जाएगी। जैसे मैंने कहा एक आम का दाम 50 रुपया है, तो 10 आम का दाम, एक आम का दाम 50 रुपया, तो 10 आम का दाम कितना हो जाएगा? 10 गुणे 50, 500 रुपया हुआ। उसी तरह से एक दिन एक दिन खिलौनों की संख्या एक्स है, एक दिन खिलौनों की संख्या क्या है? एक्स। और हमने कहा कि पूरी निर्माण संख्या कितनी है रुपए में? 55 माइनस एक्स। अगर पूरा निकालना होगा तो इसका गुणनफल इससे कर देंगे। आइए, एक्स गुणे 55 माइनस, और यह किसके बराबर है? 750। अब हमें इससे एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा? समीकरण। आइए इसको हल करते हैं। एक्स का गुणा 55 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 55। एक्स का गुणा माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स बराबर कितना? 700। 750 को इधर लेके आइए और एक्स को आगे लेकर चलिए, तो माइनस का एक्स स्क्वायर आगे लेकर चले आए, प्लस का 55 एक्स, और जब इस प्लस वाले को इधर लेकर आए तो किसमें हो जाएगा? माइनस का 700 बराबर का, यह भी समीकरण ठीक है। अगर आप यहां से माइनस हटाना चाहते हैं तो माइनस का सब में गुणा कर देंगे तो माइनस प्लस में हो जाएगा और प्लस वाला किस में हो जाएगा? और वापस समीकरण आपके पास क्या बन जाएगा? बता दीजिए। वापस समीकरण आपके पास क्या बनेगा? बताइए। अगर हम माइनस का गुणा करते हैं तो क्या बन जाएगा? बताइए। एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 700 इक्वल टू, यही आपके पास समीकरण है। ठीक है ना। इससे आपको इस समीकरण से निकल जाएगा क्या चीज? पूरी उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की टोटल संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है, तो वही संख्या आपके पास निकल जाएगी। जब ये एक्स की कोई एक वैल्यू आएगी, एक प्लस में आएगी और एक किस में आएगी? माइनस में। तो एक्चुअल में जब आप कोई चीज बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं ना, तो निगेटिव में थोड़ी होता है। ऐसा थोड़ी है कि बन ही नहीं रहा है, खराब हो रहा है, कुछ ना कुछ तो बनवा करेगा। अगर आप किसी काम को करें तो कुछ ना कुछ कार्य तो होगा करेगा। तो कार्य होना, निर्माण होना, कमाई होना, सब किस में होता है? पॉजिटिव में। निगेटिव इसकी कोई वैल्यू आएगी तो उसका मान हम नहीं मानेंगे। समझ में आई बात है? तो यहाँ से दो वैल्यू आ जाएगी, एक वैल्यू निगेटिव होगी, एक वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव। तो ये सवाल है आपके सामने, नोट करेंगे आप लोग? नोट करिए तो।
आइए ये बच्चों सवाल की तरफ तनिक ध्यान से देखिए तो क्या कर रहा है। देखिए ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग क्या हो 27 और गुणनफल क्या हो 182। संख्या ज्ञात करनी है। बात समझ में आई। ऐसे सवाल को बनाने के लिए आप नॉर्मली मेरे बच्चों इक्वेशन बना के सवाल को हल कर सकते हैं। समझ में आई बातें। तो आइए इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। हल में करेंगे। माना पहली संख्या क्या है। अगर पहली संख्या हमने x मान ली तो दूसरी संख्या इसमें से घटा के लिखेंगे। अतः दूसरी संख्या क्या होगी बाबू। पूरा योग कितना है और उसमें से x घटा देंगे तो हमारे पास दूसरी संख्या निकल जाएगी। बात समझिए। हमने कहा कि राम के पास 100 रुपए है ना। और मोहन के पास, राम के पास नहीं, राम और श्याम दोनों के पास कितने रुपए हैं 100 रुपए। यदि हमने कह दिया कि श्याम के पास 25 रुपए है तो बताओ राम के पास कितने होंगे। कैसे पता। 100 माइनस पूरे में से किसको घटाया 25 को तो कितना आ गया। पूरा कितना है हमारे पास 27। पूरा कितना है हमारे पास। अगर पहले के पास x माना तो दूसरे के पास उसमें से घटा के लिख देंगे। सेम बात ठीक ना। प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल कितना होगा बाबू। x कोष्ट में 27 ब्रैकेट में लिख देंगे ना। 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना 182। गुणा कर लीजिए 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अच्छा सीधा कर लीजिए। इसको इधर लाइए माइनस का एक्स स्क्वायर लिखिए प्लस का 27x इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 100। अच्छा एक बात बताइए माइनस हटाना है आगे सब में माइनस में क्या कर देना है तो सब किस में हो जाएगा प्लस में। तो एक्स स्क्वायर प्लस अरे प्लस नहीं है प्लस रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 27 और प्लस का 100 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या बन गया समीकरण इक्वेशन बन गया। अगर आप इस इक्वेशन को हल करेंगे तो आपके पास x का एक वैल्यू आएगा। एक पॉजिटिव में हो सकता है और एक इसमें आ जाए निगेटिव में। आइए करें ना आदित्य बेटा हल किया जाए इक्वेशन को। हमारे पास दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस का 100। अगर आपको पता है कि 182 के दो पेयर बनाने हैं तो कितना कितना करके बना लेंगे 14 गुणे 13 करेंगे ना तो हमारे पास गुणा करने पर कितना आ जाए 100 और दो भाग में तोड़ेंगे 14 और 13 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा ना 14 और 13 27। तो एक काम करिए हम लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 13x। आप कहेंगे सर दोनों को क्यों माइनस में लिखा तो बताइए ए और ए सुनिए दोनों को माइनस में क्यों लिखा पूछना चाहिए आप लोगों को। ए सी और ए का गुणा करेंगे तो प्लस का 182 लेकिन जोड़ने घटाने पर माइनस का क्या आना चाहिए ना। देखिए माइनस 14 और माइनस 13 को जोड़ेंगे 27 आएगा लेकिन माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस 100 क्या आ जाएगा। बात समझ में आई क्या। तो प्लस में 182 लाना था माइनस में क्या लाना था 27 इसलिए हमने इन दोनों को किस में रखा माइनस। एक को भी प्लस में रख देता ना तो घटाना पड़ता क्योंकि अब यहाँ पे जोड़ के रखना है 100 इज इक्वल टू पेयर बना लीजिए x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे बचा x यहाँ पे बचा कितना 14। अब यहाँ पे माइनस बचाना है तो आपको माइनस क्या लेना पड़ेगा कॉमन 13 क्या लेना पड़ेगा और 13 का जैसे इसमें भाग देंगे तो 14 पर जाएगा x माइनस क्या हो जाएगा। बात समझ में आई। अब आइए हमने कहा ना माइनस में भी आ सकता है और प्लस में भी। आइए समझते हैं यहां से एक वैल्यू रखेंगे x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। x बराबर कितना और एक कितना x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ गया 13। एक समझिए बात को ए बेटा दो संख्या है ना यदि एक x बराबर 14 रखते हैं बात ध्यान से सुनिए दो संख्या है एक संख्या 14 होगी दूसरी संख्या कौन सी होगी। बात समझ में आई क्या।
इसमें से कोई पहली संख्या मानिए, कोई दूसरी, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक संख्या 13 होगी, दूसरी संख्या क्या होगी? 14। अगर आप x की वैल्यू 14 रखते हैं तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? 13। अगर आप पहली संख्या 13 रखते हैं, दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत है क्या? तो दो संख्या है जिनका योगफल कितना है? 27, और गुणनफल 100 क्या आ जाए? 82। नोट करेंगे आप लोग। देखिए बात समझिए ना, यहाँ पे जब भी अगर योग की बात करेगा ना कि दो संख्याओं को जोड़ने पर एक संख्या बन रही है, इसका मतलब पहली संख्या आप जब भी मानेंगे ना, दूसरी संख्या पूरे में से घटा के मान लेंगे। बात समझ में आई क्या? जब भी पहली संख्या कोई भी मानेंगे, चाहे x मानिए, चाहे y मानिए, चाहे s मानिए, चाहे p q r कुछ भी मानिए, पहली संख्या जो भी मानेंगे दूसरी संख्या को इस पूरे में से घटा के लिखेंगे, तभी आपका सवाल बनेगा और समीकरण बनेगा, नहीं तो समीकरण बनेगा नहीं। और कह रहा इन दोनों का आपस में अगर हमने गुणा किया है तब 182 आया है। इस तरह से इस सवाल को हम बना रहे हैं। ठीक है, आइए अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, आइए एक सवाल देखिए क्या कर रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा है ना, दो क्रमागत धन पूर्णांक एक पॉजिटिव इंटीजर 2 को निकालना है। ठीक ना, ज्ञात कीजिए जिसमें वर्ग उनका स्क्वायर करेंगे ना, स्क्वायर करके आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। कह रहा है वर्गों का योग कितना हो? 365। आप कुछ भी धन पूर्णांक ले सकते हैं। अगर आप धन पूर्णांक 3 लेंगे तो अगला क्या मानना पड़ेगा? 4। अगर 5 लेंगे तो अगला क्या मानना पड़ेगा? तो हम कैसे कहें कि 3 लेंगे कि 4, क्योंकि गुणा करने पर क्या आना चाहिए? उनके वर्गों का योगफल 365। तो हमें कुछ भाई नहीं मानना है, हमें मानना है एक चर संख्या, एक वेरिएबल्स मानने ला है। हम करते हैं कि हम मान लेते हैं कि वो पहली संख्या क्या है? पहला धन पूर्णांक x। तो अगर दूसरा हमें धन पूर्णांक लेना होगा तो x प्लस क्या करना पड़ेगा? आइए देखते हैं, हल में लिखे। कह रहा है दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग कितना हो? 365। लिखिए माना पहला धन पूर्णांक, पहला धन पूर्णांक हमने क्या मान लिया बाबू? x। और कह रहा है कि क्रमागत, इसका मतलब एक के बाद दूसरा, अतः दूसरा क्या होगा था? दूसरा क्या होगा बाबू? x प्लस। बात समझ में आई क्या? अतः प्रश्नानुसार उनके वर्गों का योग, वर्ग मतलब x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना है बाबू हमारे पास? 365। इसका स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर तो रह ही जाएगा, प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a, a का स्क्वायर मतलब x का, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, प्लस 2ab मतलब 2x बराबर कितना? 365। अच्छा इसको इसमें जोड़ दीजिए, 2x स्क्वायर हो गया, प्लस इसको यहां पे रखिए 2x, इसको इधर लाइए माइनस का, सॉरी प्लस का 1 लिखिए, पूरा 2x लिखिए ना, इसको प्लस का 1, उसको इधर लाइए तो क्या हो जाएगा? माइनस का 300 इज इक्वल टू 0। इसको सही कर लीजिए भैया, प्लस का 1 माइनस का लिखिए 2x स्क्वायर प्लस का कितना? 2x, और उसके बाद माइनस का 300 इज इक्वल टू 364। कैसे आया? इसमें पहले से हमारे पास एक था, एक इसमें से क्या कर दिया हमने। अब आप चाहे तो सब में 2 की भाग दे सकते हैं, सब में 2 की भाग दीजिए। समीकरण में किससे भाग देने पर? 2 से भाग। आइए 2 से भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। 2 से भाग देंगे 2 कट जाए, क्या बचेगा? इसमें 2 से भाग देंगे तो 100 कितना आएगा? 100 बराबर जो पहला था वही ये भी है, ठीक ना। अब लेकिन इसमें उसमें अंतर है, उसमें 27 लाना था, इसमें क्या लाना है? 1। क्या लाना है बताइए? उसमें 27 लाना था, हम जोड़ रहे थे, इसमें 1 लाना है, तो 14 में से 13 को क्या कर देंगे? आइए कर दें, हल करें। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस, और माइनस का 100 इज इक्वल टू, याद रखिए उसमें यहाँ पे माइनस दिया था, यहाँ पे प्लस दिया, माइनस दिया था, यहाँ पे क्या दिया था? इसमें अपोजिट दिया, तो ऐसा करना ठीक है, उचित है। आइए कॉमन ले लेते हैं पेयर बना के, यहाँ से x आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा? x प्लस 14,
और यहाँ पे -13 आपने काम लिया तो क्या बचा x प्लस 14। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन इसमें एक दिक्कत है ना। चलिए, एक संख्या, एक धन पूर्णांक 13 होगा, दूसरा क्या होगा, लगातार हो गया कि नहीं हो गया, 13 के बाद आ गया 14। चलिए बात सुनिए, लेकिन ऐसे तो आएगा ही। देखिए इसमें से हम 13 को ले लेंगे, x माइनस x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, माइनस का। अच्छा, धन पूर्णांक की बात किया तो इस x की वैल्यू मान्य होगी क्या, पॉजिटिव इंटीजर की बात किया तो इसकी वैल्यू मान्य होगी क्या, क्योंकि ये तो निगेटिव आ गया। अगला वाला x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो गया, इसका मतलब हमने जो पहला धन पूर्णांक माना था x बराबर कितना आ गया, और अगला x में एक जोड़ देंगे तो अगला क्या हो जाएगा 14। बात समझ में आई क्या, तो हमारे पास यह वैल्यू जब सही है, बल्कि यह वाली क्या है गलत, इस सवाल के आधार पर, बल्कि आंसर में रहेगा। नोट कर लेंगे आप लोग, नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल था। आइए हमारे पास सवाल क्या कर रहा है, देखिएगा, द्विघात समीकरण कक्षा 10 के लिए क्वेश्चन नंबर 5, 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। आइए, सवाल एकदम मजेदार है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ट होगा, और सवाल वैसे भी बहुत मजेदार है। क्या कर रहा है, एक समकोण, समकोण किसे कहते हैं, समकोण का मतलब मेरे बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब एक एंगल कितने डिग्री का, 90। बाकी दो की तो हम बात कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर एक 60 का होगा, दूसरा कितने का होगा 30 का, क्योंकि टोटल एंगल ऑफ रेक्टेंगल, किसी भी रेक्टेंगल में, ट्रायंगल में टोटल एंगलों की संख्या कितनी होती है, 180 डिग्री के बराबर। अब तो ये बात जानते ही है, तो अगर यह 90 या 60 है तो कितना होगा 30। कह रहा है ना कि यह हमारे पास 13 दे दिया है, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, तो हम इसकी बात अभी बाद में करते हैं, लेकिन कह रहा है उसका कोण जो है हाइपोटेनस कितना दे दिया है, 13 सेंटीमीटर, तो यह तो 13 हो गया। अब कह रहा है ना जो उसका, उसकी ऊंचाई है हाइट, वो आधार से कितना कम है 7, तो मैं आधार को कितना मान लेता हूं x, और इसको कह लेता हूं x में से कितना कम कर देता हूं 7 कम, बस। सवाल बन गया कि नहीं बन गया, आइए माना, हल में क्या लिखेंगे, माना ऊंचाई, ऊंचाई कितनी होगी बाबू बताइए, ऊंचाई x, ऊंचाई x की आधार है x, आधार है x, आधार माना वहां पे ना, आधार क्या मान लिया, मान ला आधार क्या है x, अतः ऊंचाई क्या होगी बता दीजिए, ऊंचाई, पूरी ऊंचाई में से 7 कम करना है कि नहीं करना है हमें, आधार से ऊंचाई कितनी कम है 7 कम, तो x माइनस 7, और दिया क्या है हमारे पास, दिया है, दिया क्या है, कोण कितना है बाबू, कोण है 13 सेंटीमीटर। वैसे भी हम ना सवाल वैसे भी बना लेते कि अगर कोण 13 होगा तो एक 5 होगा, दूसरा 12 होगा, है ना, ट्रिपलेट्स तो आप पढ़े ही होंगे, 5 12 13, जो बच्चे पुराने होंगे हमारे पास वो ट्रिपलेट्स पढ़े होंगे, मतलब रेक्टेंगल ट्रायंगल के लिए तीनों भुजाओं का मान एक दूसरे के लिए कैसे सत्यापित होता है, पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर। अब आइए, यहाँ पे हमें एक थ्योरम लगाना पड़ेगा अलग से, क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। अब कहेंगे सर जी ई कहां से आ गया, अभी इसको पूछने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए कहता क्या है, यह कहता है ना कि कोण का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, बराबर होता है लंब का, लंब का प्लस आधार का, इन दोनों के वर्गों का योग, किसके वर्ग के बराबर होता है, कोण के वर्ग के बराबर, मतलब लंब और आधार के वर्गों का योग कोण के वर्ग के क्या होता है बराबर। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या, आइए आगे चले, चलिए इतनी तो बात समझ में आ गई है ना, पाइथागोरस ने बता दी सारी बातें, अब इसके आधार पर हम सवाल बना लेंगे। बताइए कोण कितना हमारे पास है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटी, तो 13 का क्या कर देंगे बराबर, लंब कितना है हमारे पास x माइनस 7, इसका भी क्या कर देंगे प्लस, आधार कितना है, यहां देखिए बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से हमने क्या लिख दिया, कोण का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब किसका
लंब मतलब क्या चीज, लंब मतलब ऊंचाई, लंब मतलब ऊंचाई मतलब x माइनस 7 का स्क्वायर और आधार मतलब x का स्क्वायर। और जब इसको हल करेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर होता है ए, इसका फार्मूला क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a b। आइए समझते हैं ना, a का स्क्वायर मतलब x का, b का स्क्वायर मतलब प्लस b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 7 7 है 49 और देखिए माइनस 2ab मतलब 2 7 14x और प्लस का यहाँ पे एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, आगे चले। चलिए देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, टोटल मिलकर कितना एक्स स्क्वायर बन जाएगा 2x स्क्वायर। इधर देखिए हमारे पास 14 माइनस 14x है तो माइनस 14x, इधर देखिए प्लस का क्या है 49 और यह वाला प्लस में अगर इस साइड लेकर जाएंगे तो किसमें हो जाएगा माइनस का 169 इज इक्वल टू 0। आइए 2x स्क्वायर माइनस 14x, अच्छा इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा वो 120, कितना बचेगा 120 की 110 120, सब में 2 से भाग दे दीजिए तो, सब में 2 से भाग दीजिए तो 2 से भाग देने पर 2 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 2 कट गया बचा एक्स स्क्वायर, 14 में कटा 2 तो बचा 7x और इससे भाग दिया तो माइनस का क्या बन गया माइनस का 60 इजकल टू 0। अब 60 को 2 भागों में तोड़ेंगे आना चाहिए जोड़ घटा कितना 7 तो 12 पांचे 12 पांचे, आइए करते हैं 12 और 5 एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस का कितना 5x और माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। आइए एक पेयर यहाँ पे और एक पेयर यहाँ से x कॉमन लीजिए तो x माइनस क्या बचा 12 और यहाँ पे माइनस का 5 लीजिए प्लस का 5 ना, प्लस का 5 लेंगे तो x माइनस क्या बचेगा, इधर देखिए x माइनस 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो x बराबर कितना आ गया वो बता दीजिए 12, x बराबर 12। वहीं अगर x प्लस 5 बराबर कितना आया है 0 तो x बराबर कितना आ गया बता दीजिए माइनस का 5। चूंकि किसी की लंबाई चौड़ाई माइनस में नहीं होती है इसका मतलब x की वैल्यू कितना आ गई 12 और यदि x की वैल्यू आ गई है 12 तो आधार कितना होगा 12 और आधार होगा 12 मेरे बच्चों, इसका मतलब 12 में से किसको घटा देंगे 7 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बता दीजिए 5। तो हमने कहा था ना ट्रिपलेट्स हमेशा 5 12 13 के रूप में था कि नहीं था, हमने कह दिया एगो 13 दिया है तो एगो 5 होगा और एगो क्या होगा 12, पर वो मेथड नहीं बल्कि हमें सवाल के समीकरण के आधार पर इसको बनाना है। बात समझ में आई क्या, हमने कहा कि माना आधार कितना था x, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई उसके आधार से कितनी कम है 7 कम, आधार से कम है, इसका मतलब हमें मानना किसको पड़ेगा आधार को, तो आधार को हमने कह दिया कि बाबू आधार उसका कितना है x। और यदि समकोण त्रिभुज की बात किया तो हमने कहा था कि कोई भी समकोण त्रिभुज कुछ इस तरह से दिखाई देता है जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का होता है 90, यह उसका सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है कौन, नीचे वाली भुजा जिस पर टिका है उसे हम कह देते हैं आधार, क्या कह देते हैं, और जो उसके खम्भे जैसा खड़ा उसे कह देते हैं लंब, क्या कह देते हैं। बात समझ में आई, कह रहा है कि आधार उसके ऊंचाई से कितना कम है तो कह देंगे बाबू ऊंचाई उसके आधार से ना, यहाँ पे लिख दीजिए सही से, ऊंचाई उसके आधार से, आधार मतलब आधार को हमने जब x माना तो इससे कितना कम है 7 कम, तो x माइनस कितना हो जाएगी 7 और आपके सामने कर्ण तो दिया है 13। अब हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है समझिएगा, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण हमारे पास कितना है 13, 13 का स्क्वायर बराबर होगा लंब मतलब x माइनस 7 का स्क्वायर और आधार मतलब x का। अब सभी का हम कैलकुलेशन करेंगे और जोड़ेंगे और घटाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो ये किसके फार्मूले पर टूट जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। बात समझ में आई क्या, अब इसको जब कैलकुलेशन किया तो हमारे पास ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण आ गया, इस द्विघात समीकरण में हमने जब 2 की भाग दी तो हमारे पास एक और द्विघात समीकरण बनके तैयार हो गया और जब हमने इसको हल किया तो हमारे पास कुछ इस तरह का पेयर बना जिसमें x की वैल्यू कितनी आ गई 12 और एक x की वैल्यू माइनस का 5, चूंकि किसी की लंबाई चौड़ाई माइनस में होती नहीं है इसलिए माइनस वाली वैल्यू अमान्य है, प्लस वाली वैल्यू को लेकर चला हमने तो आधार कितना आ गया 12 और हमारे पास ऊंचाई कितनी आ गई 5।
बात समझ में आई? नोट करिए। सवाल पढ़ते हैं ना। ए बेटा, कह रहा है ना कि एक कोई कुटीर उद्योग है ना, एक दिन में कुछ बर्तन बनाता है। ए बच्चों सुनिए, एक दिन में कुछ क्या बनाता है? बर्तन। पता नहीं कितना बर्तन बनाता है। मान लीजिए वो कितना बर्तन बनाता है, मान लेते हैं, हल में क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं वो एक दिन में ना, माना एक दिन में बने बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या क्या मान लेते हैं, हम बता दीजिए तो। आप हमेशा एक्स को ही मानते हैं तो एक्स को ही मान लेते हैं। अगली बात क्या कह रहा है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग, जो बर्तन में नग रिपीट ठोके जाते हैं होल्ड कराने के लिए, प्रत्येक नग का निर्माण लागत, जो उसके रुपए में लागत है, रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, मतलब एक्स से, एक्स के कितने, दोगुने से कितने अधिक है, 3। तो हम लिख देंगे नग का निर्माण लागत, नग का निर्माण लागत क्या होगा बाबू, कह रहा है कि उस दिन मैन्युफैक्चर किए गए बर्तन, बर्तनों की संख्या के दोगुने से, दो का गुणा कर दिया हमने, बर्तनों की संख्या के दोगुने से कितना अधिक है, 3 अधिक है। अब कह रहा है कि यदि उस दिन कुल निर्माण लागत कितने रुपया थी, याद करिए हमने कहा था कि एक आम का दाम 10 रुपया, एक आम का दाम कितना रुपया, उसी तरह से 10 आम का दाम 10 गुणे 10 बराबर कितना, 100 रुपया। बात समझ में आई क्या? उसी तरह से जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो टोटल लागत के क्या आ जाएगा, बराबर, अतः कुल लागत, अतः कुल लागत, कुल लागत क्या हो जाएगी बता दीजिए। इसका हम करेंगे x का गुणा किसमें, 2x प्लस 3, और यह किसके बराबर हो जाएगा, 90 के। आइए हल कर ले इसको। सोने बेटा इधर देखिए, 2x में 2x का गुणा करिए तो क्या बन जाएगा, 2x, इसका 3 में करेंगे तो क्या बनेगा, 3x, अब बराबर का 90, बराबर का। एक हमको बात बताइए, इसको सीधा सीधा कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x, और यह प्लस का 90 इधर आके किसमें हो जाएगा, माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। 90 दुना के कितना होता है, 90 दुना के 180, 180 को दो भागों में तोड़ेंगे और जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए, तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 15x और माइनस 12। 15 और 12 का गुणनफल 180 होता है, और 15 में से 12 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 3 और माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। पेयर बन गया, कॉमन ले लीजिए, इसमें से x कॉमन लीजिए, क्योंकि 2 का भाग इसमें जाएगा इसमें नहीं जाएगा, और 3 का भाग इसमें जाएगा इसमें नहीं जाएगा, इसका मतलब सिर्फ क्या बचेगा, x कॉमन। तो यहाँ पे बचा 2x और प्लस यहाँ पे बचा कितना, 15। अच्छा यहाँ पे 2 लाना है तो 6 का भाग देना पड़ेगा, तो -6 का भाग दीजिए, क्योंकि कोष्टक में प्लस बचाना है। तो जब 6 का भाग देंगे तो 6 दुना के 12, और 15, 90 में 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा, प्लस का, -6 का देंगे तो प्लस का 15 बराबर 0। दो पेयर बन गया, एक तो इसको कॉमन लीजिए, 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना, माइनस का, तो x बराबर कितना, माइनस का 15 बटा के 2, अर्थात कोई भी वैल्यू तो माइनस में होती नहीं है, तो माइनस में वैल्यू नहीं होती है, अमान्य क्या है, यह जो आंसर आया x की वैल्यू वो अमान्य है। दूसरा हमारे पास x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, 6, अर्थात हमारे पास हमने बर्तनों की संख्या x मानी थी, अर्थात x बराबर कितना आया है, x बराबर कितना आया है, अर्थात बर्तनों की संख्या कितनी आ गई, 6, और हमारे पास नग की निर्माण लागत हमने कहा था 2x प्लस 3, तो x का मतलब 6 का गुणा किसमें करेंगे, 2 में, और प्लस 3 को जोड़ेंगे 6 दूना के 12, 3, नगों का निर्माण लागत कितने रुपए आ गया, बात समझ में आ गई क्या? इतना ही सवाल है आपके पास, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। ए बेटा समझिए, हमारी वैल्यू ना, देखिए हमारे पास ना जब भी कोई द्विघात समीकरण इस रूप में होगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, मतलब x स्क्वायर का मान 0 के बराबर नहीं होगा, उसके लिए हमारे पास, उसके पास हमारे लिए x का 2 मान आएगा,
एक तो x का यहाँ पे एक वैल्यू आएगी और एक तो x का यहाँ, मतलब इस सीरीज में कुछ वैल्यू आएगी और कुछ इस सीरीज में। आपको भी पता है कि द्विघात समीकरण में x की कितनी वैल्यू आती है, 2 आती है कि नहीं आती है। कभी कभी दोनों पॉजिटिव हो जाता है, कभी कभी एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, कभी कभी दोनों निगेटिव। बात समझ में आई। अब देखिए सवाल को बनाते समय कब पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव, यह सवाल को देखते ही हम पहले ही क्या कर जाएंगे, समझ जाएंगे। आपके पास एक वैल्यू है इसमें बी एक्स की और एक वैल्यू है किसकी, सी की। समझिएगा, अगर बी एक्स मतलब इसके आगे वाली यह संख्या अगर प्लस में होगी और सी का मान भी किसमें होगा, प्लस में, तो हमारे पास कौन सा स्मॉलर जो वैल्यूज की आएगी वो भी माइनस में होगी और बिगर वैल्यू जो आएगी वो भी किसमें होगी, मतलब एक्स का दोनों मान किसमें आएगा, एक्स का दोनों मान किसमें आएगा। वही उसी तरह से अगर बी एक्स का मान प्लस में होगा और सी का मान किसमें होगा, माइनस में, तो इसका मतलब स्मॉलर वैल्यू किसमें आएगी और बिगर वैल्यू किसमें आएगी। अभी आपने जो किया था याद है, 6 का मान किसमें आया था, समीकरण को आपने ध्यान से देखा होगा तो आपके पास समीकरण क्या था बता दीजिए तो, 2x² प्लस 3x और माइनस का 90। देखिए ना, ई वाला प्लस में है, बी एक्स की वैल्यू किसमें है, प्लस में, और सी की वैल्यू किसमें है, माइनस में, इसलिए 6 वाली छोटी अंक संख्या किसमें आई थी, प्लस में, और बड़ी संख्या किसमें आई थी, माइनस का 15/2, और 15/2 लगभग 7.5 के क्या है, 7.5 के क्या है, आया था कि नहीं आया था, आया था ना। उसी तरह से अगर वी एक्स का मान माइनस में है और सी का मान किसमें है, प्लस में, तो दोनों वैल्यू किसमें आएगी, देखते ही समझ जाएंगे दोनों वैल्यू किसमें आएगी, प्लस में। उसी तरह से अगर दोनों मान माइनस में, मतलब बी के सामने भी माइनस है और सी के सामने भी क्या है, माइनस में, तो इसका मतलब स्मॉलर वैल्यू किसमें आएगी, प्लस में, और बिगर वैल्यू किसमें आएगी। बात समझ में आई क्या बच्चों, बात समझ में आई। समीकरण को मात्र देखने से ही आपको यह पता चल जाएगा कि x की जो वैल्यू आएगी उसमें बड़ी संख्या पॉजिटिव होगी कि निगेटिव, छोटी संख्या पॉजिटिव होगी कि निगेटिव, या दोनों पॉजिटिव होगी या दोनों निगेटिव, पर यहाँ पे कहीं भी नहीं है कि दोनों पॉजिटिव होगी। समझ में आई बात है, दोनों निगेटिव हो सकती है पर दोनों पॉजिटिव है, हाँ है, बिल्कुल है। इसका मतलब आपको पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या पॉजिटिव होगी और कौन सी संख्या निगेटिव। बात समझ में आई क्या, बस इतने से ही समझ में आए। तो यही सीरीज में आप लोगों को समझाना चाहता था द्विघात समीकरण के अंत में। मैं पहले भी बता सकता था पर दिमाग में चढ़ा नहीं, इसलिए मैं नहीं बताया। तो आपको समझ में आ गया पूरी तरह से, यह बी एक्स किसका मान है, बीच वाले का, और सी किसका मान है, आखिरी पद। हमारे पास एक्स का कोई वैल्यू नहीं, बस यह बताना चाहता है कि ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। समझ में आई बात है। आपको मैं गुणा नहीं समझा रहा था कि प्लस का प्लस में गुणा करूंगा तो क्या आएगा, ये सब आप जानते हैं। अब बच्चे आप नहीं रहे, ठीक है, मिलते हैं। नहीं है